मित्रों नमस्कार। भाषा विज्ञान को हम देख रहे थे, उसमें ध्वनि विज्ञान और पद विज्ञान को हमने पिछले वीडियो में देखा है। आज हम देखेंगे वाक्य विज्ञान। भोलानाथ तिवारी जी ने कहा है कि वाक्य गठन अर्थात पद से वाक्य बनने की जो प्रक्रिया है उसका जहाँ पर अध्ययन किया जाता है वाक्य विज्ञान है। वाक्य गठन की प्रक्रिया मतलब शब्द पद को वाक्य बनाने की जो प्रक्रिया है उसका अध्ययन जहाँ पर किया जाता है उसे क्या कहते हैं? वाक्य विज्ञान कहते हैं। मैंने आपको बताया था कि वाक्य जो है ना, भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई वाक्य है। उसी तरह से भाषा विज्ञान की सार्थक लघुत्तम इकाई वाक्य विज्ञान है। ऐसा आप कह सकते हैं, ऐसा किसी ने कहा नहीं है। ऐसा आप कह सकते हैं क्योंकि वाक्य विज्ञान के बिना भाषा विज्ञान पूर्ण नहीं होगा। तो वाक्य जो है, वाक्य क्या है? वाक्य की अगर हमने परिभाषा की तो वाक्य क्या है? दो या दो से अधिक शब्द पद समूह को वाक्य कहते हैं। दो या दो से अधिक सार्थक शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। इसमें सार्थक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि बस शब्दों को शब्द जोड़ने से कोई वाक्य नहीं बन जाता। जैसे मैं, तुझे, जाएंगे, खाएंगे, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता। मैं, तुझे, वो नहीं, उसका आगे जो है उसका अर्थ नहीं होता। तो उसी तरह से उन्होंने कहा है कि सार्थक शब्दों का समूह। समझो उदाहरणार्थ है सत्य की जय होती है। सत्य की जय होती है मतलब क्या है कि सत्य की विजय हो रही है। इसमें सत्य है, फिर की है, फिर जय है, फिर होती है, फिर है। अगर ये जो शब्द है इनको हमने अदल बदल दिया तो सत्य जय होती है, क्या अर्थ निकलेगा? है ना। इसका जो पद है कि जो संबंध तत्व है कि उसको अगर हमने निकाल दिया तो सत्य जय होती है, इसका सही अर्थ में कोई अर्थ नहीं निकलता। इसीलिए यह भले ही दो से अधिक शब्द पद इसमें हो लेकिन यह वाक्य नहीं है। तो वाक्य की आवश्यकताओं में भी हम देखेंगे कि वाक्य की कुछ आवश्यकताएं होती है कि वो वाक्य कैसा हो। सबसे पहले ही वो है कि वो सार्थक वाक्य होना चाहिए। वो जो शब्द उन वाक्यों में आपने योजित किए हैं उन शब्दों का कोई ना कोई अर्थ होना चाहिए, तभी चल के वह वाक्य होगा। तो ये जो वाक्य है इसकी कौन कौन सी आवश्यकताएं हैं या इसमें क्या क्या होना चाहिए? वाक्य की आवश्यकताएं क्या है कि जिसे हम पूरा वाक्य कहें, इसको अब हम समझेंगे। मित्रों, वाक्य की जो आवश्यकताएं है इसे ही वाक्य के तत्व भी कुछ लोग कहते हैं। कुछ विद्वानों ने कहा कि ये वाक्य के तत्व है। ठीक है। साहित्य दर्पणकार आचार्य विश्वनाथ जी ने कहा है तीन की भाषा की तीन तत्व है या तीन आवश्यकताएं है। उन्होंने कहा था योग्यता, आकांक्षा, योग्यता, आकांक्षा और अन्विति। इन तीनों को उन्होंने क्या किया था? भाषा की आवश्यकताएं माना था। लेकिन बाकी के अन्य विद्वानों ने भी अनेक आवश्यकताएं या तत्व जो है वाक्य के बताए हैं। इसके आधार पर सभी विद्वानों के मतों को एकत्र करने के बाद हम लोग वाक्य की 5 आवश्यकताओं का अध्ययन करते हैं। एक है सार्थकता, दूसरा है योग्यता, तीसरा है आकांक्षा, चौथा है सन्निधि और पांचवा है अन्विति। सार्थकता, योग्यता, आकांक्षा, सन्निधि और अन्विति, ये 5 जो है ये वाक्य की आवश्यकताएं हैं। ठीक है। इसमें पहला हम लोग देखेंगे सार्थकता। सार्थकता मतलब क्या कि सार्थकता मतलब वाक्य में जो भी शब्द या पद जिनका उपयोग किया जाता है वह सार्थक हो। पूरे वाक्य का अर्थ सार्थक होना चाहिए। सिर्फ शब्दों 2-4 शब्द मिलाने से वाक्य नहीं बनता। तो वाक्य कैसे बनता है? उसमें सार्थकता होनी चाहिए। ठीक है। राम ने रावण को मारा, यह उदाहरण है। राम ने रावण को मारा, इसमें से अगर 2 संबंध तत्व इसमें आए हैं, ने और को, इनको अगर हम लोगों ने निकाल दिया और वाक्य बन गया राम रावण मारा।
इस वाक्य से कोई भी अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है कि राम ने रावण को मारा कि राम को रावण ने मारा। कोई भी अर्थ इससे स्पष्ट नहीं हो रहा है, इसीलिए यह वाक्य होने के बावजूद भी इसे वाक्य नहीं कहा जाएगा, क्योंकि यह सार्थक वाक्य नहीं है। तो वाक्य की पहली आवश्यकता क्या है कि वाक्य में योजित शब्द और पद यह सार्थक हो। ठीक है, तो सार्थकता क्या है, वाक्य की पहली आवश्यकता, समझ गया। दूसरी है योग्यता। योग्यता का तात्पर्य है सार्थक शब्दों का क्रम योग्य तरह से होना चाहिए। जैसे कर्ता कर्म क्रियापद है ना, राम ने पानी पिया, यह शब्द है। राम कर्ता, पानी कर्म है और पिया क्रिया है, तो कर्ता कर्म क्रिया। अगर इसमें योग्यता नहीं हुई और हमने ऐसा कहा राम पिया पानी, तो भले ही वो हमें लगता होगा कि ठीक है भाई, ये इधर का उधर हो गया, लेकिन वाक्य विज्ञान इसे वाक्य नहीं मानता। वाक्य कहता है कि उसका जो क्रम है वो योग्य होना चाहिए। या ऐसा हो सकता है कि राधा ने पत्थर से पानी खींचा, राधा ने कुएं से पत्थर से पानी खींचा। अब पत्थर से पानी खींचा जा सकता है क्या? नहीं खींचा जा सकता। उसमें रस्सी, अगर वो कहता है कि रस्सी से खींचा तो ठीक था, तो पत्थर से खींचा ये अयोग्य शब्दों का प्रयोग है, इसलिए ये अयोग्य वाक्य माना जाएगा। इसे सार्थक पूर्ण वाक्य नहीं कहा जाएगा। इसीलिए योग्यता यह वाक्य विज्ञान की दूसरी महत्वपूर्ण ऐसी आवश्यकता है। तीसरा है आकांक्षा। आकांक्षा का अर्थ है इच्छा। जैसे अब मैं बोल रहा हूँ, बोलते बोलते मैं एकदम से रुक गया, अरे मैं उस दिन पीरियड लेने वाला था और मैं रुक गया। आप देखिए, अरे हाँ लेने वाले देखते हो, आगे क्या है ना, आपकी जो इच्छा है वो जागृत होगी। अरे आगे क्या? मैंने कहा अरे उस दिन मैंने तलवार निकाली थी, तो अरे तलवार निकली थी, आगे क्या हुआ? अरे आपके मन में जो है ना उसके विषय में आकांक्षा जगेगी। तो वाक्य विज्ञान यह कहता है कि मनुष्य की इच्छाओं को पूर्ण करने वाला पूर्ण वाक्य ही वाक्य होगा। अधूरे अधूरे वाक्य को या अधूरे शब्दों को, अपूर्ण इच्छा को, आकांक्षा को शांत न करने वाले शब्दों समूह को वाक्य नहीं कहा जाएगा। समझ गए? देखिए, पहले मैंने आपको बताया सार्थकता। सार्थक मतलब क्या? जो शब्द है वो सार्थक होने चाहिए। योग्यता में हमको मतलब कि वाक्य योग्य होने चाहिए, उसका क्रम जो है कर्ता कर्म क्रिया वगैरह वगैरह जो भी हुआ वो करना चाहिए। या पत्थर से पानी खींचा, ये गलत है, पत्थर से पानी नहीं खींचा जा सकता, तो अयोग्य वाक्य नहीं होना चाहिए, वो इसमें योग्य होना चाहिए। और तीसरा महत्वपूर्ण है आकांक्षा। कोई भी वाक्य जो बोला या लिखा जा रहा है उसे पूर्ण रूप से लिखा जाए, उसे आकांक्षा अधूरी रहे इस तरह से न लिखा जाए, उसे कहते हैं आकांक्षा। और फिर है चौथा सन्निधि। सन्निधि मतलब समीपता। जो भी वाक्य आपने ऐसा लिखा राम, फिर लिखा ने, फिर थोड़ा आगे जाके लिखा रावण, फिर आगे निचली पंक्ति में आके लिखा को, फिर अगले पंक्ति में जाके अगर आपने लिखा मारा, या पहली पंक्ति में आपने लिखा राम, दूसरे पन्ने पे लिखा ने, तीसरे पन्ने में लिखा को, चौथे पन्ने में रावण को मारा, ये जो है लिखा जाएगा, यह सन्निधि में नहीं आता। वाक्य विज्ञान यह कहता है कि आप जिन शब्दों के समूह का प्रयोग, सार्थक शब्दों का प्रयोग योग्य रूप से आकांक्षा पूर्ण करने वाले और वह समीप समीप लिखे जाए, एक के बाद एक तुरंत लिखे जाए, एक ही कतार में जब लिखे जाए, एक ही पंक्ति में जब लिखे जाए, उसे कहेंगे वाक्य। समझ गए? सन्निधि का मतलब क्या कि जो वाक्य में योजित जो शब्द है वो पास पास हो, वो एक इस पन्ने पर और दूसरा दूसरे पन्ने पर, तीसरा तीसरे पन्ने पर, ऐसा नहीं चलेगा। या आज मैंने आधा बोल दिया, फिर कल बाकी का बोलूँगा, परसों बाकी का बोलूँगा, तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उसमें समीपता नहीं होगी। इसीलिए सन्निधि यह भी वाक्य विज्ञान का, वाक्य की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। ठीक है। और फिर अंतिम है पांचवा, अन्विति। अन्विति मतलब वैज्ञानिक या व्याकरणिक दृष्टि से सुयोग्य वाक्य ही वाक्य कहलाएगा। व्याकरण की योग्यता, इसमें कर्ता कर्म क्रिया
लिंग, वचन और कारक, ये जो है इनका पूर्णतः से व्यवस्थित उपयोग किया जाना चाहिए। राम गाँव गया ये ठीक है, लेकिन राम गाँव गई ये जो है उसमें हमें ध्यान देना पड़ेगा कि राम यह पुल्लिंग है तो गई यह स्त्रीलिंगी जो क्रिया है वह उसमें नहीं चलेगी। इस तरह से राम गाँव गया, वे लोग गया, ये नहीं चलेगा, वे लोग गए ही, क्योंकि वे यह बहुवचन है और इसलिए उसकी जो क्रिया है वह एक वचन नहीं चलेगी, वह भी गए ही मतलब बहुवचन ही चाहिए। इस तरह के कई शब्द, कई वाक्य आप खुद बना सकते हैं, है ना। तो स्त्रीलिंग, पुल्लिंग मतलब लिंग, वचन, कारक, इनके अध्ययन के अनुसार वचन कारक जो है इसके अध्ययन के अनुसार या व्याकरणिक दृष्टि से सही लिखे गए वाक्य ही पूर्ण वाक्य कहलाएंगे। इनके बगैर लिखे गए वाक्यों को कोई महत्व प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, तो आप ये समझ गए कि वाक्य की जो आवश्यकताएं हैं वो 5 है। एक सार्थकता, दूसरी योग्यता, तीसरी आकांक्षा, चौथा सन्निधि, पांचवा अन्विति। समझ गए? सार्थकता मतलब क्या? सार्थक शब्दों का प्रयोग। योग्यता मतलब क्या? योग्य शब्दों का चुनाव उसमें होना चाहिए। आकांक्षा मतलब क्या? इच्छाओं को पूर्ण करना चाहिए। सन्निधि मतलब क्या? वाक्य के शब्द समी समी होने चाहिए। और अन्विति मतलब क्या? कि व्याकरणिक दृष्टि से वह शुद्ध होने चाहिए। ठीक है, आगे जो है अगला जो उसी का सह टॉपिक है वह है वाक्य में पदक्रम। वाक्य जो है इसमें प्रयुक्त जो शब्द या पद है वह विधिवत या व्याकरणिक दृष्टि से हो। जैसे अन्विति में मैंने आपको बताया, ठीक वाक्य में पदक्रम जो है उसका अर्थ भी वही होता है कि वाक्य का जो पदक्रम है पहले कर्ता ही होना चाहिए, फिर कर्म होना चाहिए, फिर क्रिया होनी चाहिए। मैंने आपको पीछे एक व्याख्यान में बताया था कि मात्र विश्व में संस्कृत ही एक ऐसी भाषा है जिसके कर्ता, कर्म और क्रिया इनका कोई क्रम निश्चित नहीं है। रामः पुस्तकम पठति, यह वाक्य में कर्ता, कर्म, क्रिया आया है, बराबर है। लेकिन पठति रामः पुस्तकम यह भी वाक्य बराबर है। पुस्तकम पठति रामः यह भी वाक्य बराबर है। मतलब क्रिया, कर्म, कर्ता, कर्ता, क्रिया, कर्म या क्रिया, कर्ता, कर्म, क्रिया, कर्ता, इस तरह से किसी भी क्रम में आप लिखो वह वाक्य बराबर होता है। लेकिन हिंदी भाषा में और मराठी भाषा में कर्ता, कर्म और क्रियापद या क्रिया, ये तीनों जो है एक ही कतार में होने चाहिए। पहले कर्ता ही होगा, फिर बाद में कर्म ही होगा और फिर क्रिया ही होगा। इस तरह से पद का जो क्रम है वो फिक्स है या ऐसा ही होना चाहिए। उसी के साथ साथ लिंग, वचन, कारक ये भी जो है इनका भी एक विशिष्ट स्थान है, उसी के अनुरूप उसको लिखा जाना चाहिए। यह वाक्य में पदक्रम कहता है। ठीक है, फिर जो अगला टॉपिक है वह है, अगला और अंतिम टॉपिक है वाक्य विभाजन। देखो वाक्य जो है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 शब्दों का समूह भी हो सकता है। तो वो जो वाक्य है उसका अध्ययन कैसे किया जाए, है ना, उसको पहले विभाजित करना पड़ेगा ना। जैसे कोई भी शब्द हम लोग पढ़ते हैं, हमने आपको पढ़ाया है कि कोई भी एक शब्द है, जैसे लोकमत शब्द है। लोकमत एक शब्द है ना, हमारे यहाँ पत्रिका निकलती है लोकमत। तो हमने क्या कहा आपको कि भाई लोकमत को तोड़ो, उसके 2 भाग करो। पहला क्या भाग हो जाएगा? लोक, दूसरा क्या हो जाएगा? मत। लोक मतलब क्या? लोक, जनता। मत का अर्थ क्या? विचार। तो जनता के विचार, लोकमत, है ना। तो इसी तरह से वाक्य को समझने के लिए भी उसको तोड़ा जाता है और उसे तोड़कर उसका विश्लेषण किया जाता है। और वो जो विश्लेषण है वो 3 प्रकार से किया जाता है। वाक्य विभाजन जो है उसके आधार जो है वो मूलतः 3 प्रकार से होते हैं। एक है उद्देश्य और विधेय, दूसरा है अग्रपश्च और तीसरा है उपवाक्यीय। उद्देश्य और विधेय में क्या है? उद्देश्य उसे कहते हैं जिसके विषय में उस वाक्य में कहा जाए, उसे कहेंगे उद्देश्य। जिसके विषय में कहा जाए मतलब क्या? इन शॉर्ट आप ऐसा कह सकते हैं कि कर्ता,
कि कर्ता के विषय में ही कहा जाता है ना किसी भी वाक्य में, तो कर्ता जो है वो अधिकतर उद्देश्य होता है। जैसे समझ लो घोड़ा दौड़ रहा है, वाक्य घोड़ा दौड़ रहा है, इसमें घोड़ा क्या होगा, कर्ता है ना, तो घोड़ा क्या हो जाएगा, उद्देश्य, बराबर, घोड़ा हो जाएगा उद्देश्य, दौड़ रहा है क्या हो जाएगा, तो विधेय हो जाएगा। ठीक है, फिर उद्देश्य किसे कहते हैं, जिसके विषय में अधिक जानकारी दी जाती है उसे कहते हैं उद्देश्य, और विधेय किसे कहते हैं कि जो जानकारी दी जाती है, उद्देश्य के विषय में जो जानकारी दी जाती है उसे कहते हैं विधेय। जैसे मैंने आपको बताया, उदाहरण वही रखते हैं, घोड़ा दौड़ रहा है, इसमें घोड़ा जो है उद्देश्य है क्योंकि घोड़े के विषय में जानकारी दी जा रही है, और दौड़ रहा है यह विधेय है क्योंकि दौड़ रहा है यह बात बताई जा रही है घोड़े के विषय में। तो उद्देश्य के विषय में जो चीज़ बताई जाती है उसे कहते हैं विधेय, और घोड़ा के विषय में कही जाती है, इसलिए वो क्या हो गया, वो हो गया उद्देश्य, और दौड़ रहा है हो गया विधेय। इसमें सिर्फ एक विशेष बात आपको ध्यान में रखनी है कि आज्ञा सूचक वाक्य में विधेय होता है पर उद्देश्य छिपा होता है ना। जैसे उदाहरणार्थ वहाँ आओ या यहाँ आओ, खड़े वहाँ खड़े हो जाओ, यहाँ पर खड़े वहाँ खड़े हो जाओ किसे कह रहा है वो पता नहीं चल रहा है ना, वो जो तुम या आप है वो उसमें क्या है, छुपा हुआ है। तो आज्ञा वर्धक या आज्ञा सूचक जो वाक्य होते हैं उसमें क्या होता है, उसमें उद्देश्य जो है वो छुपा होता है परंतु वो उसमें होता है, अंतर्भूत होता है। ठीक है, लेकिन वो दिखाई नहीं देता। साधारण वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है। साधारण वाक्य जैसे मैंने आपको बताया, घोड़ा दौड़ रहा है, सामान्य वाक्य है, एकदम सादा वाक्य है जिसमें घोड़े के विषय में दौड़ना कहा गया है, घोड़ा उद्देश्य है, दौड़ रहा है विधेय है। फिर दूसरा विभाजन का आधार है अग्रपक्ष। बिल्कुल उसी की तरह से वाक्य के जिसके विषय में जानकारी दी गई है वह होगा वाक्य का अग्रवाक्य, और अग्रवाक्य के विषय में जो अधिक जानकारी दी गई है उसे कहेंगे पश्य वाक्य। आप ये कह सकते हैं सारांशतः उद्देश्य ही अग्रवाक्य होता है और विधेय ही पश्य वाक्य होता है। अधिकतर उद्देश्य ही अग्रवाक्य होता है और विधेय ही पश्य वाक्य होता है। जैसे घोड़ा दौड़ रहा है, इस वाक्य में घोड़ा जो है वो अग्रवाक्य है और दौड़ रहा है यह पश्य वाक्य है। इस तरह से वाक्य के विभाजन करके वाक्य का अध्ययन किया जाता है दो प्रकार से। फिर तीसरा है उपवाक्यीय। मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय से जो वाक्य बनता है उसे उपवाक्यीय कहते हैं। देखिए, मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय से जो वाक्य बनता है उसे उपवाक्यीय कहते हैं। उदाहरणार्थ, यदि परिश्रम करोगे तो पास हो जाओगे। यदि परिश्रम करोगे तो पास हो जाओगे। यदि परिश्रम करो किसे कह रहे हैं? उद्देश्य जो है, वो जो मूल उद्देश्य जो है वो छुपा हुआ है यहाँ पर। वो किसी विद्यार्थी को कह रहे होंगे या किसी व्यक्ति को कह रहे होंगे, किसी लड़की को कह रहे होंगे, पता नहीं किसे कह रहे हैं, लेकिन उसके विषय में वो अधिक जानकारी दे रहे हैं। वो उसे कह रहे हैं कि यदि परिश्रम तुम करोगे या यदि परिश्रम करोगे तो पास हो जाओगे। तो इसी तरह से दूसरा अगर वाक्य हम देते हैं, वह कौन सा मनुष्य है जिसने बरसात न देखी हो? वह कौन सा मनुष्य है ना, प्रश्नार्थक ये वाक्य है। लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य जो है ना वो मनुष्य है। कौन सा? वो मनुष्य जिसने देखा है ना। तो वो भी एक तरह से छुपा हुआ यहाँ पर होता है। लेकिन वह कौन सा मनुष्य है यह मुख्य उपवाक्य है इस वाक्य में, और जिसने बरसात न देखी हो यह आश्रित उपवाक्य है। उपवाक्य के दो प्रकार किए जाते हैं, एक मुख्य उपवाक्य और दूसरा आश्रित उपवाक्य। मुख्य
उपवाक्य मतलब क्या कि वो जिस वाक्य में जिसके विषय में बात की जा रही है वह ना, यदि परिश्रम करोगे तो पास हो जाओगे। इसमें यदि परिश्रम करोगे किसे कहा जा रहा है, किसी के विषय में कह रहे हैं ना, तो इसलिए यदि परिश्रम करोगे ये जो वाक्य का अग्रभाग है इसे कहा जाता है मुख्य उपवाक्य, और इसके आश्रय से दूसरे वाक्यांश आ रहा है तो पास हो जाओगे। ये क्या हो जाएगा, आश्रित उपवाक्य। समझ गए। उपवाक्य के दो प्रकार होते हैं, मुख्य उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य। ठीक है, तो इस तरह से उपवाक्य के दो प्रकार होते हैं, मुख्य और आश्रित उपवाक्य। उद्देश्य के विषय में जो विशेष बात कही जाती है, उद्देश्य के विषय में जो विशेष बात कही जाती है उसे उपवाक्य कहते हैं, और उस बात को स्पष्ट करने के लिए उसी का अधिक स्पष्टीकरण किया जाता है, उसे आश्रित उपवाक्य कहते हैं। ठीक है, समझ गया। फिर से मैं 2 मिनट में आपको समझा रहा हूँ। वाक्य विज्ञान उस विज्ञान को कहते हैं जिसमें पद से वाक्य बनने की जो प्रक्रिया है उसका अध्ययन किया जाता है। वाक्य की आवश्यकताएं सार्थकता, योग्यता, आकांक्षा, सन्निधि, अन्विति 5 होती है। ठीक है, वाक्य के विभाजन के जो आधार है वो मूलतः 3 प्रकार से होते हैं, उद्देश्य, विधेय, अग्रपक्ष, उपवाक्य। उद्देश्य विधेय में क्या हमने देखा कि उद्देश्य उसे कहते हैं जिसके विषय में जानकारी दी जाती है वो उद्देश्य होता है, जो जानकारी दी जाती है वो विधेय होता है। अग्र में क्या होता है, अग्र वाक्य में किसी भी वाक्य का पहला हिस्सा जो अग्र वाक्य होता है और पिछला हिस्सा पक्ष वाक्य होता है। उपवाक्य जो है, उपवाक्य उसे कहते हैं कि उद्देश्य के विषय में जो विशेष बात कही जाती है उसे उपवाक्य कहती है। उपवाक्य के 2 प्रकार होते हैं, मुख्य उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य। मुख्य उपवाक्य उसे कहते हैं जिसके विषय में बात कही जा रही है, मुख्य उपवाक्य होता है, और उसके विषय में अधिक जानकारी जब दी जाती है उसे आश्रित उपवाक्य कहते हैं। ठीक है, मुझे लगता है वाक्य विज्ञान आप लोग ठीक से समझ गए होंगे। अगर कोई अड़चन है तो आप कमेंट बॉक्स में आपके प्रश्न पूछें या ग्रुप पर आप प्रश्न पूछ सकते हैं, मैं उसका समाधान अगले वीडियो में आपको कर दूँगा। ठीक है, धन्यवाद।